नमस्कार। कैंडिड कन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और हमारी अभय दुबे सर से साप्ताहिक बातचीत में आप सुन रहे हैं। सर, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो बिहार चुनाव के बाद एक बिहार में सरकार बन गई। जो पहले थी वही फिर से बन गई। मोदी जी आज अयोध्या में ध्वजारोहण कर रहे हैं। वो ज्यादा सुख चैन से दिखते हैं। एक भाजपा का फिर से नया उत्थान दिख रहा है। लेकिन सर, जो देश में इस समय बड़ी समस्या एक आपदा के रूप में आई हुई है, वो है जो 12 राज्यों में एसआईआर चल रही है। और एसआईआर में हम सब लोग उसको देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे उसको फील कर रहे हैं। हम लोग के घर भी फॉर्म्स आए हुए हैं और बेलोस बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है। उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया है। 4 तारीख उसकी लास्ट डेट, आज 25 तारीख हो गई है। ये भी बात तय है कि भाजपा को शायद उसका स्वाद मिल गया है कि एसआईआर से जो उनका लक्ष्य था वो उनको मिल गया है। और शायद ऐसा लगता है कि अगर ये इसी ढंग से कर किया गया, जिस जिस लक्ष्य से किया जा रहा है, तो उनको अगले 12 राज्यों में भी वो नतीजे मिलेंगे। विपक्ष के पास मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करना और सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चूंकि एक संवैधानिक संस्था है, तो वो कहता है हमारे पास इसका मैंडेट है, हम तो ये अपने मन से करेंगे ही करेंगे। उधर एक राहुल गांधी किसके खिलाफ एक 14 नवंबर को रैली करने की तैयारी कर रहे हैं रामलीला मैदान में। लेकिन सर, क्या ये पर्याप्त है इस एसआईआर की इस हैवक को रोकने के लिए, जो जिस ढंग से किया जा रहा है, जितनी जल्दी से किया जा रहा है और मनमाने ढंग से किया जा रहा है? विपक्ष के पास रास्ते क्या बचते हैं कि इसको कैसे रोका जाए, या शुद्ध इसको जिस ढंग में होना चाहिए उस ढंग में किया जाए? विपक्ष के पास रास्ते क्या बचे हैं अब? देखिए, फिलहाल तो मेरी निगाह में विपक्ष के पास कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज 25 तारीख है जब हम लोग ये कार्यक्रम ये चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद मुश्किल से 9-10 दिन बचे हैं। 10 दिन आप मान लीजिए, 10 दिन बचे हैं। 10 दिन के बाद में चुनाव आयोग घोषित कर देगा कि एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, पूरा हो गया 10 राज्यों में, और 51 करोड़ वोटरों की जो मतदाता सूची इन्होंने फ्रीज की थी एसआईआर शुरू करने से पहले, उसका ड्राफ्ट रोल, मतलब जो है उसका मसविदा जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, अब आप सोचिए कि विपक्ष तो अभी आपस में एकता भी नहीं कर पाया है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ कार्यक्रम लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि हम सारे देश में मुहिम चलाएंगे और रामलीला मैदान पर रैली निकालेंगे, उसके बाद गुजरात से एक हम यात्रा निकालेंगे। लेकिन बाकी किसी विपक्षी दल ने ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई है। बाकी किसी विपक्षी दल ने ये घोषणा भी नहीं की है कि वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है इस काम में। सबके मन में संदेह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसी विपक्षी दल ने कहा हो कि कांग्रेस ने जो आह्वान किया है हम उसके साथ हैं, हम लोग मिलजुल के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाएंगे। अब इसमें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत है, वो भी एसआईआर के खिलाफ है। जो कांग्रेस का दृष्टिकोण है वही तृणमूल कांग्रेस का दृष्टिकोण है। तमिलनाडु में उनकी हुकूमत है स्टालिन की, उनका भी वही दृष्टिकोण है। लेकिन एसआईआर के खिलाफ आंदोलनकारी कार्यक्रम करने में विपक्ष ने अभी तक कांग्रेस के साथ में सुर मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर कोई राष्ट्रीय आंदोलन करने के बारे में घोषणा नहीं की। इसका मतलब विपक्ष अभी सोच ही रहा है, क्षेत्रीय शक्तियां अभी सोच ही रही हैं। मेरा मानना है कि इसमें विपक्ष की राष्ट्रीय एकता की संभावना है। अभी तक होता ये था कि केवल लोकसभा के पटल पर ही, जब सदन का सत्र चलता था, तभी इंडिया गठबंधन की एकता दिखाई पड़ती थी। अदानी जैसे अपवाद स्वरूप मुद्दे को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी मुद्दों पर वो एकजुट रहते थे। इसमें एसआईआर के खिलाफ एक संभावना दिख रही है कि विपक्ष की एक बड़ी एकता हो जाए। हालांकि अभी तक वो दिखाई नहीं पड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि मजबूरी में इन लोगों को बाद में एकता करनी ही पड़ेगी। ये एकमात्र सिल्वर लाइनिंग है, ये एकमात्र चमकदार संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया है एसआईआर का, उससे उन्हें संदेश मिला है कि इस तरीके से, यानी मतदाता सूची में फेरबदल करके हम अपने चुनाव जीतने की संभावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं हर जगह चुनाव जीती जाए भाजपा, लेकिन ज्यादातर जगहों पर उसके चुनाव जीतने की संभावना इससे पैदा हो गई। ये भाजपा को यकीन हो गया है। इसीलिए वो ताबड़तोड़ सारे देश में करा रही है। कोई परवाह नहीं है कि बीएलए मर जाए या बीएलओ का हार्ट अटैक हो जाए, कोई ट्रेन से कट जाए, कोई फांसी में लटक जाए। इन सब बातों से उसे कोई चिंता नहीं। इसको वो लोग कोलेटरल डैमेज का नाम देते हैं कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस रही है, उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा और जो बीएलओ हैं, उनके लिए कीड़े मकोड़ों की तरह हैं।
वो बहुत ही छोटे स्तर के कर्मचारी हैं। हमारे अपार्टमेंट में भी आए थे 2 घबराए हुए, परेशान, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनसे कोई सवाल पूछो, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो जो फॉर्म हमें दे रहे हैं, उसी फॉर्म से संबंधित जब हम मुझसे सवाल पूछते हैं, तो वो कहते हैं, "सर, हमें कुछ नहीं पता है।" हमारे अपार्टमेंट तो पहली बार आए, उन्हें कुछ नहीं पता था। दूसरी बार आए, तो अपने साथ एक वीडियो लेके आए, जो उन्होंने हमारे सेल फोन में वीडियो भेज दिया कि आप इस वीडियो को देख के फॉर्म भर दीजिए। और इस तरह की बात है। तो पूरी तरीके से एसआईआर युद्ध स्तर पर बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक के मोड में हो रही है। ये दरअसल हमारे चुनावी लोकतंत्र पर भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीजुली सर्जिकल स्ट्राइक है। और इस चीज को भाजपा वाले और एनडीए वाले भी समझ मानते हैं। अभी हाल ही में जब एबीपी चैनल पे मैं बहस कर रहा था, तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं अभिषेक, वो कहने लगे, जब उनसे हमारे कार्यक्रम के एंकर संदीप चौधरी ने उनसे कहा कि इतनी हड़बड़ी क्या है, और आपको उन जो बीएलओ हैं उनके लिए कोई मानवीय दृष्टिकोण नहीं है आपके मन में, उनकी मौत हो रही है, वो परेशान है, दबाव में कितने हैं। तो उन्होंने कहा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो उसमें जो फौजी काम करता है, उसको अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है। ये उनका जवाब था। तो उन्होंने, संदीप ने कहा कि भाई, ये सर्जिकल स्ट्राइक और एसआईआर में अंतर है, ये दोनों को एक नहीं कर सकते आप। तो उनकी समझ में आया कि शायद हमने कुछ गलत तुलना कर दी, तो वो थोड़ा सा अकबकाए। लेकिन उनके दिमाग में तुलना क्यों आई है? क्योंकि वो इसे सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे देख रहे हैं। अपनी पराजय की संभावनाओं को न्यूनतम करना और अपनी जीत की संभावनाओं को अधिकतम करना, मेरे ख्याल से ये 2 सही अभिव्यक्तियां हैं जो भाजपा एसआईआर के बाद बनी जो वोटर लिस्ट है उससे अपेक्षा करती है। अब इसमें क्या होगा, लोग अगर ये समझ रहे हैं कि एसआईआर जब खत्म हो जाएगी और अंतिम वोटर लिस्ट जब जारी हो जाएगी, उसके बाद वोटर लिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी गलतफहमी की बात है। भाजपा ने ये तिकड़म सीख ली है। जिस तरह बिहार में हुआ ना, जब फाइनल वोटर लिस्ट आ गई, उसके बावजूद भी तो कितने लाख वोट बढ़ गए, 3 लाख से ज्यादा वोट बढ़ गए उसके बावजूद भी। तो वो वोट बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि वो कहेंगे इतने हमारे पास फॉर्म आ गए नए जुड़ने के लिए, बाद में हमने और जांच की तो पता चला कि इसमें इतनी गड़बड़ियां हो गई, हमने निकाल दिया। मतलब कुछ वो कोई भी तर्क देंगे और आपके पास उस तर्क की काट नहीं है। और मैं अब ये मानता हूं कि चुनाव आयोग घोषित रूप से कैप्चर्ड है, मीडिया घोषित रूप से कैप्चर्ड है, और अदालतें अघोषित रूप से कैप्चर्ड है। वो सरकार के हिसाब से ही फैसला देती हैं। और कभी कभी लगता है ऐसे कि वो बहुत रेडिकल हो गई हैं और बहुत अच्छी टिप्पणियां आ रही हैं अदालतों की तरफ से, लेकिन वो फिर आधा ही फैसला देती हैं। जहां पर देखती हैं कि सरकार को नुकसान हो जाएगा तो वो पूरा फैसला नहीं देती हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला था, तो उन्होंने कहा इलीगल मनी है, लेकिन इलीगल मनी की रिकवरी उन्होंने नहीं की। महाराष्ट्र की सरकार है, गलत सरकार है, लेकिन सरकार को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया। तो उनका फैसला भी हवा में। उस कुल मिलाकर सरकार को कोई नुकसान नहीं होता है, भाजपा सत्तारूढ़ दल को उससे कोई नुकसान नहीं होता है, एनडीए को कोई नुकसान नहीं होता है उनके ऊपर। अब बिहार में एसआईआर कानूनी है कि नहीं है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही नहीं सुनाया है, और उस आधार पर चुनाव भी हो गया वहां पे। अब फैसला सुनाएंगे तो बिहार के चुनाव पर उसका क्या असर पड़ेगा? यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईआर को गैर कानूनी घोषित करने की संभावना ही चुनाव के साथ तकरीबन समाप्त हो गई है। नहीं सर, मुझे तो एक बात इस स्थिति का एक ही तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। देखिए, तुरंत तो इसको रोका नहीं जा सकता एसआईआर को, वो तो 4 तारीख को पूरी हो ही जाएगी, और ये प्रक्रिया आगे भी दूसरे जहां राज्यों में नहीं हुई है वहां भी जारी रहेगी। चुनाव आयोग बिल्कुल मनमानी करेगा, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। अदालत ही हो सकती थी, वहां से कोई आपको राहत मिलने की जगह। एक ही तरीका है कि विपक्ष अपनी मजबूत एकता करे, और आप सीटों का बंटवारा उनके बीच में हो या ना हो, मतलब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वो मिलकर चुनाव लड़े न लड़े, तृणमूल कांग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको एसआईआर का विरोध करने में सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे की विरोधी पार्टियां हैं राज्यों के स्तर पर, उनको मिलजुल कर काम करना चाहिए आंदोलन में। अगर वो नहीं कर, इसी तरीके से वो जनता के बीच में कोई संदेश ले जा सकती है, जिससे उनकी भविष्य की पराजय भविष्य में जो लगातार हारेंगे ये लोग, उसमें उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत ये लोग कुछ रिकवरी कर सकते हैं। इस वक्त मुझे ये स्थिति दिखाई पड़ रही है, शायद दक्षिण भारत में भाजपा को तुरंत बहुत से वोट ना मिलते दिखाई पड़े, क्योंकि वहां ऐसा करने पे
थोड़ा ओवरकिल हो जाएगी और पोल भी खुल जाएगी उससे। इसलिए हो सकता है इस चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में प्रोग्राम बनाएंगे तमिलनाडु पे कब्जा करने का, तमिलनाडु की सत्ता पे कब्जा करने का, केरल की सत्ता पे कब्जा करने का। वहां भी भाजपा को बहुत बड़े पैमाने पर वोट मिलने लगेंगे। नहीं सर, मैं एक बात जरा कहना चाहता हूं। आज एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट ने मेंशन किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आज कि साहब बंगाल में एसआईआर बहुत गलत तरीके से हो रहा है, इसको ये अर्जेंट मैटर है, इसको सुना जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कुछ नहीं मालूम है, आप एप्लीकेशन दे दिए, हम देखते हैं कि अर्जेंट मैटर है कि नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया है कि मतलब उसकी जो भी टाइमलाइन है उसके बाद वो फैसले सुनाने के लिए बैठता है। मेरा अक्सर कहना है जैसे राहुल गांधी एक रैली करने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि 5 करोड़ सिग्नेचर्स इकट्ठा करके राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इससे क्या होगा? राष्ट्रपति जी उसको लेकर रख लेंगी। क्या ये नहीं लगता कि जिन लोगों के एसआईआर में नाम काटे जाए, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन तो कहता है कि साहब वहां तो 0 अपील थी बिहार में, लेकिन सब लोग आके कैमरे बोल रहे साहब हमारे गांव का 300-300 नाम ही पे उड़ा दिए गए, और खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों के। क्या ये नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि अभी इसी स्तर पे जैसे ही ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो, एक कोऑर्डिनेटेड ढंग से उन सारे लोगों को उन राज्यों के इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर बाहर खड़ा करें और बोले कि साहब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था, जब बिहार के एसआईआर पे सुन रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप 15 लोगों के नाम लाइए जिनका नाम छूट गया है, हम अपना फैसला सुना देंगे। क्या नहीं लगता? देखिए सर, ये क्या है कि दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम नीड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। ले जाए 2-4 हजार लोगों को शांतिपूर्वक ढंग से, अहिंसक ढंग से सुप्रीम कोर्ट बाहर खड़ा करें, साहब ये देखिए एसआईआर में ये छूटे हुए लोग हैं। इस टाइप का काम क्यों नहीं हो पा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, क्योंकि अगर मैं वो लोग आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं आपकी बात से जी सहमत नहीं हूं, लेकिन मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा कि कहां-कहां, क्या-क्या चीज कैप्चर कर ली गई है, घोषित या अघोषित रूप से। कम से कम योगेंद्र यादव ने 2 ऐसे लोग तो पेश किए ही थे सुप्रीम कोर्ट में ना, कि जो कि जिनका देहांत हो चुका था लेकिन वो जीवित थे। अच्छा, मान लीजिए 2 की बजाय 2000 पेश कर दिए जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत कह सकती है कि हाँ, ये कुछ त्रुटि हो गई है, इसको ठीक कर लिया जाएगा। वो चुनाव आयोग को आदेश दे सकती है, इन त्रुटियों को आप दुरुस्त कीजिए। सवाल इस बात का है, प्रश्न इस बात का है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है, वो उसको गैर कानूनी घोषित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्योंकि मेरी निगाह में, मुझे जितनी भी कानूनी सामान्य ज्ञान मेरा है, उसकी निगाह में ये एसआईआर जो है वो गैर कानूनी है। अब देखिए, ये है एसआईआर का फॉर्म भी मुझे दिया गया है, ये है सर, मैंने अपनी ताजी तस्वीर लगा के इसको भर दिया है। इसमें ऊपर मेरा ब्यौरा है पूरा, मैं दिखा देता हूं आपको। ये मेरा ब्यौरा है, देख रहे हैं आप ना? है, और ये जो है, ये 2003 की जो वोटर लिस्ट बनी थी उसके मुताबिक ब्यौरा है। ये 2003 की सूची में मैंने ढूंढ लिया ब्यौरा अपना ये। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर लिखा हुआ है पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अच्छा, पिछली तो एसआईआर थी नहीं, यही झूठ लिखा हुआ है। अब आप सोचिए, ये भी झूठ लिखा हुआ है। अच्छा, अब इस झूठ का प्रतिकार कैसे होगा? मैं कब से कह रहा हूं ये एसआईआर नहीं थी, एसआईआर एक मनगढ़ंत कैटेगरी है, नहीं हो सकती। इसकी कानूनी वैधता पर विचार किया जाना चाहिए। कानूनी वैधता पर कौन विचार करेगा? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। अभी एक दिन आनंदवर्धन जी से मेरी जो एक चर्चा हो रही थी एक दूसरे मंच के ऊपर, तो उन्होंने एक बहुत ही दुरुस्त मुद्दा उठाया। उनका कहना यह है कि भाई, आप राजनीतिक दलों से कहते हैं कि आप बीएलए बनाइए, बूथ लेवल एजेंट बनाइए। एक निर्दलीय उम्मीदवार बीएलए कैसे बनाएगा, जबकि संविधान के मुताबिक निर्दलीय व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का हक है और चुने जाने का हक है। अच्छा, अब प्रश्न इस बात का है, वो साहब ने सवाल उठा रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी के तौर पर उनकी स्थिति तो बहुत कमजोर है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनका जिक्र ही नहीं है राजनीतिक दलों का। संविधान के मुताबिक किसी भी सदन के अंदर विधायकों या सांसदों का एक समूह जो है, एक बॉडी ऑफ लेजिस्लेचर जो है, वो मिलकर सरकार बनाते हैं। पार्टियां मिलकर सरकार नहीं बनाती हैं। पार्टी नहीं सरकार बनाती है। वो तो जब तक दल बदल विधायक ना होता तो पार्टी का कानून में जिक्र ही नहीं हो सकता था। तो यहां पर संविधान में लिखी हुई सभी बातें जो चुनाव को संचालित करने, उन सबका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, उसकी सुप्रीम कोर्ट भी इस तरीके से नहीं सोच रहा। उसके सामने, मैं तो मानता हूं, उसके सामने दलील भी नहीं दी जा रही है। ये यहां तक कि जो लोग
किसी एकाध व्यक्ति ने दलील दी है, एकाध वकील ने वकील दी है। आमतौर पर एसआईआर के खिलाफ जो वहां पे याचिकाएं दायर की गई हैं, उन याचिकाओं का मुख्य फोकस एसआईआर के असंवैधानिक होने पर नहीं है। वो इस तरह की बातें हैं कि उसमें बेईमानी की जा रही, तो भाई जब असंवैधानिक है तो बेईमानी करने के लिए असंवैधानिक कैटेगरी बनाई गई है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, इस सवाल पे बहस हो और उसके आधार पे उसको माना जाए या खारिज किया जाए, ये काम हो ही नहीं रहा है। हमारे ऐसा व्यक्ति इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काका भी जाता जानता नहीं है, हमारा केवल एक सामान्य ज्ञान है। हमारे हैं, आनंद जी हैं, आप हैं, हम लोग कोई वकील तो है नहीं। लेकिन जब हम लोग इसको सामान्य ज्ञान के तहत ये मान सकते हैं कि भाई लोक प्रतिनिधित्व कानून में जो लिखा हुआ है वो उसका पालन यहाँ नहीं हो रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, वो नहीं कर रहा है इस काम को। अगर वो वकील साहब ने जो याचिका दायर की है कि वहां पे बंगाल में, उसको सुनना भी शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा? जब तक उसको सुनना शुरू करेंगे, वो कहेंगे लाइए वो अब आप हलफनामा दीजिए, चुनाव आयोग का वकील एफपीआर हो, तब तक तो 4 तारीख निकल जाएगी। इसीलिए वो इतनी ताबड़तोड़ कर रहे हैं काम। बंगाल में इसको ताड़ाताड़ी बोलते हैं, सब ताड़ाताड़ी हो रहा है काम। और क्योंकि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट मन बनाएगा, जब तक उसका पूरा प्रक्रिया पूरी होगी, तब तक तो पता लगा एसआईआर हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एसआईआर करना चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। इसका मतलब है उसने एसआईआर को एक संवैधानिक गतिविधि मान लिया है उसको। अब वो कैसे उस संवैधानिक गतिविधि का विरोध करे, अपने अपने कहे हुए वक्तव्य का विरोध करेगा? तो मुझे तो इसमें कानूनी दृष्टि से कोई वो नहीं लग रही उसमें। ये बात सही है कि अगर 2000 लोगों को एक सार्वजनिक मंच पे पेश किया जाए, अदालत में पेश करना हो वहां भी कर दीजिए, हमें कोई मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं। सार्वजनिक मंच पे पेश किया जाए, जगह जगह ऐसे लोग निकल के आए बड़े पैमाने पे कि हमारे वोट काटे गए हैं, हम जिंदा हैं, हमें मुर्दा घोषित कर दिया गया है, हमें घुसपैठिया भी नहीं बताया गया है, फिर भी हमारे वोट काट दिए गए हैं। और इस तरीके से अगर बड़े पैमाने पर हो और उसमें केवल मुसलमान ही ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हिंदू समुदायों के वोट भी कट रहे हैं जो कि भाजपा के सपोर्टर, भाजपा के समर्थक नहीं है। इसके बारे में बूथ जो पन्ना प्रमुख ने सोचा कि हमारा समर्थक नहीं हो सकता, उसका वोट काट दो। तो ये सब जब सारे देश में बड़े पैमाने पर होगा, तभी एसआईआर से होने वाले नुकसानों का परिमार्जन हो पाएगा। वरना अब ये विपक्ष के और चुनावी लोकतंत्र के और चुनावी प्रतियोगिता के बुरे दिन आ चुके हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। भाजपा ने अपने पास ये अधिकार, रणनीतिक अधिकार रख लिया है कि वो तय करेगी कि वो कौन सा चुनाव जीतेगी और कौन सा चुनाव नहीं जीतेगी। जब वो नहीं जीतना चाहेगी तो कोई विपक्षी पार्टी जीत जाएगी चुनाव। वरना अब भाजपा को कोई चुनाव, किसी भी चुनाव में नहीं हराया जा सकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई। अब आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में अखिलेश कह रहे हैं कि 50,000 वोट काटे जा रहे हैं, हम जहां जीते हैं वहां पर, उसकी योजना है। अब जरा आप सोचिए, 18 ऐसे जिले हैं जहां पर 2003 की जो मतदाता सूची है वो वो उसमें नेट पे डालने पे आती ही नहीं है, वो उसका डेटा ही नहीं आता है। तो तमाम सारे एसडीएम, बीएलए, बीएलओ जब वो कोशिश करते हैं, जैसे मान ली हमारा हम कैटेगरी, हम उस कैटेगरी में आते हैं कि हमारा भाई उसमें नाम है मतदाता सूची में, तो हमारा ड्राफ्ट रोल में नाम होगा ही होगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी सब चीज लिखी हुई है हमारी उस मतदाता सूची में, हमने उसमें फॉर्म भर दिया है। लेकिन अगर वो तो हम इत्तेफाक से गाजियाबाद में वो मिल गई 2003 वाली सूची, अगर हम उन 18 जिलों में होते तो हमारा भी नाम उसमें नहीं दर्ज हो पाता। तो अखिलेश ने एक एसडीएम, महिला एसडीएम का वो बातचीत टेप दिखाया, बातचीत सुनाई, रिकॉर्डेड बातचीत सुनाई, और वो बड़ी मेरे ख्याल से उसको धन्यवाद देना चाहिए उस महिला एसडीएम को। वो कह रही है कि भाई वो डेटा नहीं मिल रहा है, नो डाटा अवेलेबल आ जाता है, तो अब ऐसा है कि एक रजिस्टर में हमने मैनुअली सब नाम लिख लिए हैं, ताकि ये सब हमें पता रहे कि ये इन लोगों ने अपना फॉर्म ठीक से भरा था और ये बाकायदा वैध वोटर हैं हमारे, तो इनको हम बाद में ईआरओ जो नोटिस देगा, वो नोटिस इनको नहीं जाएगा, क्योंकि हम इससे चेक करके ईआरओ को कह देंगे। तो वो ये कोशिश कर रही है। अब ऐसी सब लोग तो कोशिश करेंगे नहीं कि भाई नहीं आ रहा, नहीं दर्ज होगा, तो हजारों हजार वोटर जो हैं वो ईआरओ उनके नोटिस भेजेगा उनको, जबकि वो कहेंगे हमने तो अपना काम ठीक कर दिया, आप इसका डिजिटलाइजेशन कीजिए। तो ये सब जो चल रहा है काफी भीषण और भयानक है, और ये वास्तव में
लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है और वो सर्जिकल स्ट्राइक 4 जून को संपन्न हो जाएगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब केवल यही है कि एक दीर्घकालीन संघर्ष है, लंबे अरसे तक चलाई जाने वाली लड़ाई है, जो विपक्ष को लड़नी पड़ेगी, हम सब लोगों को लड़नी पड़ेगी, तभी इसके अंदर कुछ सुधार होगा। जी। सर, मेरा एक दूसरा अंदेशा है, क्योंकि क्या है कि जब भी आप बार-बार मैं कहता हूँ विल ऑफ द पीपल, जब भी आप जनता की आवाज को इस ढंग से करेंगे और एक एक बड़ा तबका अगर इससे छूटेगा, तो उसके मन में इस पूरे सिस्टम के प्रति एक दूसरी दुर्भावना पैदा होती है। और आप देखिए कि आप किसी को भी आप आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, लेकिन एक उसका भी पक्ष होता है, उसको भी सुनने की जरूरत है और वो उसकी जड़ में जाने की जरूरत है। मैं सर जो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, वो आपको जी, याद हो 3-4 दिन पहले अभी एक नक्सली मारा गया, माडवी हिडमा। कहने को भाई को कहते हैं कि जी। समवन इज फॉर टेररिस्ट, मतलब कोई किसी के लिए आतंकवादी, कोई किसी के लिए हीरो है। तो वो शायद उस नक्सल समुदाय या जो लोग भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए वो हीरो रहा होगा। और उसके आपने देखा हो सोशल मीडिया पे काफी, जब उसके अंतिम संस्कार में काफी लोग गए भी और लोगों ने अपना संवेदनाएं व्यक्त की। हुँ। मेरा सर कहना है कि अमित शाह का कहना यह है कि हम नक्सली को मार मार के खत्म कर देंगे। हो सकता है कि मार के नक्सली खत्म कर दे, उनका नेटवर्क टूट जाए अगले कुछ सालों के लिए, हाँ। लेकिन सर क्या नक्सली मार के खत्म कर देना उस समस्या का समाधान हो जाता है जो उनकी मांगे हैं, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, जो उनका मकसद है? देखिए, जहाँ तक माओवाद का सवाल है, मैंने इसका विशेष रूप से अध्ययन किया है और काफ़ी इसके ऊपर लिखा भी है। मेरा मानना है कि माओवादी जो सरकारी जो सुरक्षा बल हैं, उनसे लगातार पराजित हो रहे हैं, एक-एक करके मारे जा रहे हैं। जहाँ तक हिडमा का सवाल है, उसके ऊपर आरोप ये है कि वो बाकायदा एनकाउंटर में नहीं मारा गया। वो एक फर्जी मुठभेड़ में उसको मारा गया है। इसलिए भी उसका ज़्यादा विरोध हो रहा है। इससे पहले जो बहुत सारे हिडमा से ज़्यादा बड़े नेता जो मारे गए उनका कोई विरोध नहीं हुआ। क्यों विरोध नहीं हुआ? क्योंकि उनको उनके बारे में लोगों की मान्यता ये है कि वो बाकायदा मुठभेड़ में ही मारे गए। मतलब उन्होंने भी गोली चलाई, इधर से भी गोली चली और उसमें वो मारे गए। अच्छा, और इसको पकड़ के मारा गया है, तो इसके अंदर एक दूसरा एंगल आ गया है, इसलिए इसका विशेष रूप से विरोध हो रहा है। जो माओवादी हैं, उनके लगातार पिटते जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी जो क्रांति की थियरी है, मैं एक किताब भी मेरी मेरी इसकी लगभग तैयार पड़ी हुई है, मैं इसको छपाऊँगा। उनकी जो क्रांति की थियरी है, उसमें हथियारबंद क्रांति के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। वो कहते हैं और कोई तरीका नहीं है, केवल यही तरीका है। हम भारतीय राज्य के खिलाफ हथियार उठाएँगे और हथियारों के दम पर सत्ता को पलट देंगे। जो चीन में माओ त्से तुंग ने तरकीब अपनाई थी कि हम गाँव से शहरों को घेर लेंगे और इस तरह करके जो सत्ता का केंद्र है उसको उसका तख्ता पलट देंगे। इस प्रकार की बात करके वो अपना अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें शुरुआत में कुछ कामयाबी मिली, उससे उनको बहुत उत्साह पैदा हुआ, फिर उन्होंने सुरंगें लगा-लगा के लोगों को उड़ाना शुरू कर दिया। तो उसमें जन गोलबंदी या जनता की चेतना विकसित करने या जो लोग हथियार लेके लड़ रहे हैं, उसको समाज के दूसरे हिस्से जो हथियार लेकर नहीं लड़ रहे हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात नहीं रह गए। अब उनके ऊपर कितने दिनों से जो सुरक्षा बल हैं, वो माओवादी नेताओं को मार रहे हैं। कितने दिनों से वो मारे जा रहे हैं सुरक्षा बलों के हाथों। बहुत दिनों बाद एक सुगबुगाहट सुनाई पड़ी है। शहर में कुछ लोगों ने विरोध किया है, उसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया वगैरह-वगैरह। क्यों नहीं अभी तक इतने विरोध हुए? इसलिए विरोध नहीं हुए क्योंकि शहरी जनता के साथ में, मध्य वर्ग के साथ में, पत्रकारों के साथ में उस उन इलाकों में जहाँ पे माओवादी आंदोलन नहीं है, वहाँ के किसानों, मजदूरों के साथ में इन लोगों का कोई संबंध नहीं है। ये लोग उस आंदोलन से पूरी तरह अपरिचित हैं, पूरी तरीके से। संबंध टूटा हुआ है। इसलिए सरकार ने अकेला खुद को उन्होंने अकेलेपन में, आइसोलेशन में चले गए हैं मतलब। और सरकार वो घिर गए हैं वहां पे और लगातार धीरे-धीरे करके सरकार तो बहुत शक्तिशाली है, धीरे-धीरे करके और वो कोने में चले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण, तो उनका जो पूरी थीसिस है, वो थीसिस इतनी गड़बड़ है। आपको ध्यान होगा कि 1971 में कलकत्ता में 2 दिन के 2 रातों के अंदर-अंदर बंगाल की पुलिस ने हजारों नक्सली नौजवानों की हत्या कर दी थी। वो सब रिकॉर्ड पे है मतलब। मैंने अपनी पुस्तक क्रांति का आप संघर्ष में उसका विस्तार से वर्णन किया है। और चारू मजूमदार लाल बाजार थाने में गिरफ्तार करके ले जाए गए, वहीं उनका थाने के अंदर ही देहांत हो गया उनका, क्योंकि उनको बीमार आदमी थे, उनको इलाज नहीं मिला वहां पे, उनका देहांत हो गया वहां पे। तो सारे देश में उसकी प्रतिक्रिया हुई
लोगों ने, कलकत्ता पुलिस ने जो किया उसका साथ नहीं दिया। उन नौजवानों के पक्ष में महाश्वेता देवी ने 1084 की माँ नामक एक उपन्यास लिखा, जिसके ऊपर फिल्म बनी, जिसमें जया बच्चन ने उस माँ का रोल, माँ की भूमिका निभाई। उसके ऊपर कविताएं लिखी गई, साहित्यकार आगे निकल के आए, पत्रकार आगे निकल के आए, सब लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन जब माओवादी वहां मारे जाते हैं, वो नक्सली, वो लोग नक्सली थे, वो माओवादी नहीं थे। नक्सली माओवादी में फर्क है। जब माओवादी मारे जाते हैं तो उसका कहीं कोई जनता में रोष नहीं पैदा होता उसके ऊपर। लोगों को ये नहीं लगता कि उनका कोई अपना जो है वो मारा गया। ये समस्या है। वो हिडमा के मामले में हो रहा है। इससे पहले तो हिडमा से बहुत बड़े बड़े नेता मारे जा चुके हैं, या उन्होंने सरेंडर कर दिया, कुछ नहीं होता है उसके ऊपर। इसलिए सरकार को मौका मिल गया। सरकार कोई भी हो, भाजपा की सरकार हो या उसकी सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो सरकार तो ये करेगी ही उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हम आपकी सत्ता को पलट देंगे। कोई भी राज्य इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो उसके खिलाफ अपनी सेनाओं को, अपने अर्धसैनिक बलों को लगा ही देगा। समस्या केवल यही है कि उनकी जो क्रांति की थियरी है उसने उन्हें व्यापक भारतीय समाज से पूरी तरीके से काट दिया है। वो केवल जंगलों और पहाड़ों के क्रांतिकारी रह गए हैं। भारत केवल जंगल और पहाड़ नहीं है। जंगल और पहाड़ तो भारत का एक छोटा सा हिस्सा है। आप म्यूट हैं। नहीं, मैं सर पूछ रहा था कि क्या अगर मान लिया वो मार के खत्म भी कर दिए जाए तो क्या इससे उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी, उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी हो जाती है जिसके लिए लड़ रहे हैं? अभी देखिए, सीआरपीएफ के पूर्व डायरेक्टर का 1 पेज का लंबा इंटरव्यू में आया है। वो बहुत दिनों तक वहां पे माओवादियों के खिलाफ कैंपेन चलाते रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि आपने अगर एक कांटा निकाल दिया है, इससे नहीं तय होता है कि वो जमीन जो है वो खेती करने के लिए तैयार हो गई है। आपने एक कांटा निकाल दिया, माओवादी को कह रहे हैं वो एक कांटा है, वो निकाल दिया आपने, है? या आप निकालने जा रहे हैं, उससे वो जमीन खेती के लिए तैयार नहीं होती। वहां काम तो बहुत करना पड़ेगा इन लोगों को। भारतीय राज्य को बहुत काम करना पड़ेगा और इस तरह की परिस्थितियां बनानी पड़ेंगी ताकि उस आंदोलन की वापसी ना होने पाए। लेकिन अभी भारतीय राज्य कहता है, और मेरे ख्याल से ठीक ही कहता है, कि भाई ये तो बंदूक लेके वहां खड़े हुए हैं, ये तो हमें स्कूल भी नहीं बनाने देंगे, हमें अस्पताल नहीं बनाने देंगे, ये कुछ करने ही देंगे, पहले हम इनको खत्म करेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। अब देखना की बात यह है कि आपने जब माओवाद को खत्म कर दिया या पूरी तरीके से निष्प्रभावी कर दिया, खत्म तो छोड़ दिए, निष्प्रभावी कर दिया, तो उसके बाद आप क्या करते हैं? क्या वास्तव में वहां पे कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सामने निकल के आएगा। प्रॉब्लम सर क्या है कि वहां पे फिर जाते हैं अडानी जी और वेदांता जी, और वो लोग वहां पे 4-5 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट लगाते हैं और कहते हैं कि हम वहां पे कुछ रिहेबिलिटेशन के नाम पे कुछ यही स्कूल होगा, खोल देंगे। सब जगह यही होगा। ये कारपोरेट गवर्नमेंट है, सब जगह यही होगा और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। एक आध जगह केवल जिसे कहते हैं कि अपवाद स्वरूप कुछ होगा, बस वो भी शोकेस में रख दिया जाएगा। सब जगह ऐसा ही होगा और उसके भी दुष्परिणाम निकलेंगे। उन दुष्परिणामों के खिलाफ भी फिर कोई प्रतिक्रिया होगी, कहीं भी लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया होगी, कभी जुझारू प्रतिक्रिया होगी, मिलिटेंट रिएक्शन होगा, कभी हथियारबंद रिएक्शन होगा। इसी तरह से ये चक्र चलता रहेगा। ये दुष्चक्र है, इसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं। ये जो उदारतावादी लोकतंत्र है, नव उदारतावादी लोकतंत्र है, न्यू लिबरल डेमोक्रेसी है, ये उसका एक दुष्चक्र है, इसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं। जी, तो चुनावी हलचलों में शायद हम लोग देश की ये समस्याएं भूल जाते हैं कि कश्मीर शायद और दूर होता जा रहा है। कश्मीर के लोगों की जो समस्याएं हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक अलग ही समस्याएं चल रही हैं, नक्सलवाद, माओवाद की कुछ अलग ही समस्याएं चल रही हैं, और बंदूक हर चीज का हल नहीं है। मार के कोई खत्म नहीं होता, उसका एक कुछ बैक रिएक्शन भी होता है, जो हमने दिल्ली ब्लास्ट के रूप में देखा है। वो कहीं ना कहीं एक गुस्सा है जो जिसका कि प्रतिफल हम लोग भोगते हैं, लोग जान देते हैं। तो सर आज के लिए इतना ही, और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।